नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है जीवन मूल। मम्मी जी, नेहा दीदी का फ़ोन है। स्वरा की आवाज़ पर नलिनी ने फ़ोन हाथ में लिया। हेलो कहते हुए नेहा की घबराई सी आवाज़ आई। मम्मी, एक प्रॉब्लम हो गई है। माँ बाथरूम में गिर गई हैं। उनके बाएं हाथ में फ्रैक्चर आया है। अरे कैसे, कहाँ, कब? अभी कैसी हैं? कोई है उनके पास? नेहा की माँ यानी सास के गिरने की खबर सुनकर नलिनी ने एक साथ कई सवाल पूछ डाले। तो प्रत्युत्तर में नेहा रोनी आवाज़ में बोली, वो इंदौर में ही हैं। आज रात उन्हें अहमदाबाद के लिए चलना था। उन्हें हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। अब कैसे आएंगी मम्मी? अब मेरा क्या होगा? 2 हफ्ते बाद सलील को कनाडा जाना है और अगले हफ्ते मेरी डिलीवरी है। मम्मी, आप आ पाओगे क्या? नेहा के पूछने पर नलिनी एकदम से कोई जवाब नहीं दे पाई। 1 महीने पहले ही बेटे का ब्याह किया। नई नवेली बहू को देखते ही हुए प्रोग्राम तय हुआ था कि डिलीवरी के समय नेहा की सास अहमदाबाद आ जाएंगी और 1-1.5 महीना रुककर वापस आएंगी, तब वह जाएगी। ऐसे कम से कम 2.5-3 महीना तक नेहा और उसके बच्चे को संभाल लिया जाएगा। तुम घबरा मत, देखते हैं क्या हो सकता है। नेहा को तसल्ली देकर नलिनी ने फ़ोन रखा और प्रेग्नेंट बेटी की चिंता में कुछ देर यूं ही बैठी रही। परिस्थिति वाकई बिकट थी। समधन जी के हाथ में फ्रैक्चर होने से उनके साथ साथ उन सबके लिए मुश्किलें बढ़ गई थीं। क्या कैसे होगा, इस चिंता में उन्हें बहू स्वरा से उबरते हुए कहा, मम्मी जी, आप दीदी के पास अहमदाबाद चली जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूँगी। नलिनी के हिचकिचाने पर उसके ससुर भी बोले, इतना सोचने वाली कौन सी बात है? नील तो है यहाँ, अब तो स्वरा भी है। तुम और उपेंद्र तुरंत निकल। पर पापा, आप कैसे रहेंगे? आपकी देखभाल, परहेजी, खाना सब हो जाएगा। मेरे बहू बेटे नहीं होंगे तो क्या? तुम्हारे बेटा बहू तो है ना? अरे पापा जी, नील को तो ऑफिस से फुर्सत नहीं है और इसे आए अभी महीना भर ही हुआ है। इनके भरोसे कैसे? नलिनी हिचकिचाई तो 80 बरस के बूढ़े ससुर जी हंसते हुए बोले, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ क्या जो अपनी देखभाल ना कर पाऊँ? और ना ही स्वरा बच्ची है जो घर ना संभाल पाए। तुम्हारी शादी हुई थी, तुमने 20 वर्ष की उम्र में सब संभाल लिया था और तुम्हारी सास तो 16 बरस की ही थी जब ब्याह कर आई थी। अरे स्वरा कैसे नहीं संभाल लेगी घर? क्यों, स्वरा संभालेगी ना? हाँ जी दादाजी। क्या कहती स्वरा और क्या कहती नलिनी? अपने ससुर को कि तब के और आज के ज़माने में बहुत फ़र्क है। नलिनी का सिर अपने ससुर के सामने श्रद्धा से झुक गया। विपरीत परिस्थितियों के चलते मैं खुद को संभाल लूँगा कहकर उसका मनोबल बढ़ा रहे हैं, जबकि वह जानती है कि पापा जी को बाथरूम तक जाना भारी पड़ता है। पापा जी और घर की जिम्मेदारी स्वरा के भरोसे छोड़ने में उन्हें डर लग रहा था। आजकल की तो लड़कियां क्या जाने घर की संभालना, पर पापा जी और परिस्थितियों के आगे वह विवश थी। यूँ तो स्वरा 1 महीने से घर में है, पर अधिकतर समय तो मायके, हनीमून और घूमने फिरने में ही निकल गया। वह स्वयं बेटे की शादी के बाद बड़े प्रयास से घर की व्यवस्था पुरानी पटरी पर लौटा पाई थी। अब यूं अचानक घर छोड़कर अहमदाबाद के लिए निकलने का मन नहीं मान रहा था, पर मौके की नजाकत समझते हुए घर की व्यवस्था, पापा जी के परहेजों और दवाइयों के बारे में नील स्वरा को समझाकर वह और उपेंद्र तुरंत हवाई जहाज़ से अहमदाबाद के लिए निकल गए। 9वें महीने के आखिरी हफ्ते में कब डिलीवरी हो जाए कुछ पता नहीं। मम्मी पापा को देखकर नेहा का सारा तनाव छूमंतर हो गया। उनके पहुंचने के 4 दिन बाद ही उसने पुत्री को जन्म दिया। कुछ दिनों बाद दामाद सलील कनाडा चले गए। नलिनी के घर की सारी व्यवस्था संभाली और उपेंद्र ने बाहर की। नेहा और नन्ही परी के बीच समय कैसे निकलता कुछ पता ही नहीं चलता। भोपाल फ़ोन करने पर पापा जी, यहाँ की चिंता मत करो, सब ठीक है कहकर तसल्ली दे देते। 40 दिन बाद नेहा ने नलिनी से कहा, मम्मी अगले हफ्ते सलील आ जाएंगे, मैं भी चलने फिरने लगी हूँ, आप चाहो तो भोपाल चली जाओ। ये सुनकर नलिनी ने राहत की सांस ली। मन तो घर में अटका ही था, सो नेहा के कहने पर 2 दिन और रुककर नलिनी ने वापसी का टिकट करवा लिया।
साथ ही उपेंद्र और नेहा को कह दिया कि उनके भोपाल पहुंचने की खबर पापा जी नील सौरा को कतई न दें। सरप्राइज का मज़ा रहेगा। सरप्राइज की बात सुनकर नेहा खुशी खुशी मान गई, पर उपेंद्र पहुंचने की सूचना न देने से कुछ असहज थे। रास्ते में ट्रेन में उन्होंने इस बाबत नलिनी से बात की थी। वह बोली, तो पहली बार स्वरा के भरोसे पापा जी और घर की जिम्मेदारी छोड़ी है। पापा जी नील तो सीधे साधे हैं, जब भी फ़ोन किया सब ठीक है, चिंता मत करो कहते रहे। अचानक पहुंचने पर स्वरा का असली मूल्यांकन हो पाएगा कि वो घर संभालने में कितनी सक्षम और घर वालों के प्रति कितनी संवेदनशील है। यह सुनकर उपेंद्र अवाक रह गए। नलिनी के फ़ोन न करने के पीछे छिपी मानसिकता का उन्हें जरा भी भान नहीं था। वो तो समझ बैठे थे कि नलिनी अचानक पहुंचकर उन्हें सुखद आश्चर्य में डुबोने का मंतव्य बना रही है। बिना किसी को सूचित किए उपेंद्र और नलिनी घर पहुंचे तो खुद सरप्राइज हो गए जब घर में ताला लगा देखा। बाहर का गेट किराएदार ने खोला और बताया कि सब लोग सुबह से ही बाहर हैं। घर के बरामदे में उन्हें बैठाकर वह चाबी लेने चला गया। आसपास नज़र दौड़ाते नलिनी उपेंद्र बेतरह चौंके जब उन्होंने पापा जी के कमरे की बेंत की आराम कुर्सी और मेज बरामदे में रखी देखी। किराएदार से चाबी लेकर ताला खोला तो सख्ते में आ गए। पापा जी के कमरे में पर्दे पेंटिंग्स के अलावा कुछ नहीं था। दीवान अलमारी सब बरामदे से लगे छोटे से गेस्ट रूम में आ चुके थे। कमरे का हुलिया देखकर नलिनी को बहुत गुस्सा आया। कितने सुरुचिपूर्ण ढंग से पापा जी का कमरा सजाया गया था। सुंदर पर्दे, पेंटिंग, कैन की कुर्सियाँ जिसमें मखमल की गद्दी लगी हुई थी, अखबार रखने के लिए तिपाई, एक छोटा सा टीवी। सारी सुविधा से संपन्न बुजुर्ग आज उनकी अनुपस्थित में गेस्ट रूम में पहुंच गए थे। कल की आई लड़की की इतनी हिम्मत देखो। उपेंद्र, पापा जी का ये क्या हाल किया है तो हमारा क्या हाल करेगी बुढ़ापे में। आवेश में बड़बड़ाती हुई नलिनी पूरे घर में घूम आई थी। बाकी घर का हुलिया ठीक ठाक ही था। नील के ऊपर भी उसे बहुत क्रोध आया। उसी समय नलिनी से मिलने बगल वाली पड़ोसन आ गई। नलिनी को देखकर वह बोली, तुम्हें ऑटो से उतरते देखा तो चली आई। अच्छा हुआ तुम आ गई, तुम नहीं थी तो तुम्हारे ससुर का तो बड़ा बुरा हाल था। एक दो बार मिलने तभी जाना कि तुम्हारी नई नवेली बहू ने उन्हें अपने घर से बेदखल कर दिया है। मैं तो अक्सर उन्हें बरामदे में, लॉन में या भटकते देखती थी। अब हम लोग तो उसे कुछ कह नहीं सकते। वैसे भी आजकल की लड़कियां किसकी सुनती हैं। कहीं पलट कर मुझे कुछ कह देती तो भाई मैं तो नहीं सह पाती। बस तुम्हारे ससुर जी को देखकर बुरा लगता था। तुम लोगों ने उन्हें इतना आदर से रखा, पर तुम्हारी बहू ने तो, वह बोल ही रही थी कि पापा जी की रोबदार आवाज़ आई। बेटा जी, आप मेरे लिए इतना परेशान थी, यह जानकर बड़ा अच्छा लगा, पर अपनी परेशानी मुझसे साझा कर लेती तो ज़्यादा अच्छा था। ये सुनकर पड़ोसन सकपक आ गई और नलिनी सिर पर आंचल रखकर ससुर जी के पाँव छूने लगी। आप कहाँ गए थे पापा, और अकेले कहाँ से आ रहे हैं? अकेला नहीं हूँ, सुरा है बाहर, कोई जानने वाला मिल गया, उससे बात करने लगी। पर ये बताओ, तुम लोग आने वाले हो, ये किसी को बताया क्यों नहीं? पापा जी ने पूछा तो उपेंद्र बगल झांकते हुए बोले, नलिनी आप लोगों को सरप्राइज़ देना चाहती थी। उपेंद्र की बात सुनकर पापा जी कुर्सी से अपनी छड़ी टिकाते हुए बोले, सरप्राइज़ तो हम अच्छे से हो गए, पर जाते हुए लोग आने वाले हो तो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ना लेते, घर पर ही मिलते। सब ठीक तो है पापा? उपेंद्र ने चिंता से पूछा तो बोले, सब ठीक है भाई, डायबिटीज़ कंट्रोल में है। पापा जी आप यहाँ कैसे आ गए, मतलब इस छोटे से गेस्ट रूम में? नलिनी के पूछने पर वह बोले, अरे अभी उन्होंने तो बताया कि तुम्हारी बहू ने मुझे यहाँ भेज दिया। हाँ बेटा जी। अब पापा जी पड़ोसन से मुखातिब थे, तुम तो अभी मेरी बहू के कान भर रही थी कि मुझे मेरे कमरे से बेदखल कर दिया। तो सोचो ऐसी हालत में मैं यहाँ दुखी गमगीन सा दिखता और बेटे बहू की नाक में दम न कर देता कि जल्दी आ जाओ। सॉरी अंकल जी, मैंने तो महसूस किया, सो कह दिया नलिनी से। दिक्कत यही है, हम जो महसूस करते हैं वो सही पात्र से नहीं कहते। तुमने जो महसूस किया उसकी चर्चा मुझसे कर लेती तो ठीक रहता। अब देखो, जैसे मैं अपने बेटे बहू से नहीं कह पाया
कि मेरे बड़े से कमरे में मुझे अकेलापन लगता है। नलिनी उपेंद्र ने इस घर का सबसे अच्छा कमरा मुझे दिया, इतने प्यार से सजाया संवारा, पर सच कहूँ तो कमरे से बरामदे और लॉन के बीच की दूरी के चलते आलस से बस टहलना छूट गया। अरे तो यह बात पहले क्यों नहीं कही पापा जी? नलिनी के कहने पर पापा जी भावुक होकर बोले, संकोच बस न कह पाए। कैसे कहता? बेटी, जिस कमरे के पर्दे के सिलेक्शन के लिए तुम 10 दुकानें घूमी हो, जिसके डेकोर के लिए तुम घंटों नेट के सामने बैठी हो, और उस कमरे के लिए कैसे कह देता कि तुम मुझे नहीं रहना, तू मेरी प्यारी बहू है, पर तेरी बहू तो मेरी माँ बन गई है। वह तो सीधे ही बोली, दादाजी आप दिन भर कमरे में क्यों बैठे रहते हैं? आलस छोड़िए, बैठे बैठे घुटने और ख़राब हो जाएंगे। उसने मेरा कमरे से कुर्सी मेज निकलवा कर बरामदे में डलवा दिया। मैंने कहा कि लेटने के लिए कमरे तक जाना भारी पड़ता है, तो ये सुनकर तुम्हारी बहू बोली, दादाजी जब तक सर्दी है तब तक के लिए गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाइए। मुझे भी सही लगा। आराम करने की तलब होने पर बरामदे और लॉन से गेस्ट रूम आना सुविधाजनक था। गेस्ट रूम से लॉन, बरामदा सब दिखता है। जब मन करता बरामदे में टहल लेता हूँ, जब इच्छा हो लॉन में पेड़ पौधे और फूल पत्तियाँ देख लेता हूँ। किराएदार के बच्चे खेलते हैं तो उनकी आवाज़ मन में ऊर्जा भर देती है। किराएदार के बीच के बच्चे नीचे खेलने आते हैं तो 2 बातें उनसे भी कर लेता हूँ। छोटा वाला तो रोज़ नियम से शाम 6 बजे लूडो ले आता है। बुरा न मानना बेटी, ये कमरा छोटा जरूर है, पर इसमें पूर्णता का एहसास है। चलने फिरने में गिरने का डर नहीं रहता। आसपास खिड़की, दरवाजे, मेज, कुर्सी का सहारा है। छड़ी की ज़रूरत नहीं है। अरे वाह, मम्मी जी आ गई। सहसा स्वरा का प्रफुल्ल स्वर गूंजा। पैर छूते हुए वह चौंकी। अरे बताया नहीं कि आप आ रहे हैं? पता होता तो आज हम हॉस्पिटल ना जाते। नन्ही चुप रही तो पापा जी बोले, तुम्हारी मम्मी तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती है। स्वरा चौंकते हुए बोली, आज सरप्राइज का दिन है क्या? मम्मी जी, पता है दादाजी की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। देख लो, मेरी सैर रंग लाई है। पापा जी के कहने पर स्वरा बोली। मम्मी जी बड़े जोड़ तोड़ किए दादाजी को टहलाने के लिए। रोज़ हम कहते टहलने को तो दादाजी आजकल कहकर टाल देते और अपने कमरे में बंद रजाई ओढ़े ठिठुरते रहते। बस एक दिन इलाज निकाला, पापा जी की रजाई और दीवान कमरे से हटाकर यहाँ डाल दें। अब प्यासे को कुएं के पास तो जाना ही है। इस कमरे के पास बरामदा होने से इनका अड्डा यहीं जमने लगा है। बरामदे और लॉन की पूरी धूप वसूलते हैं। स्वरा हंस रही थी, पापा जी मुस्कुरा रहे थे, पर नलिनी मौन थी। उसे गंभीर देखकर स्वरा की हंसी थम गई, पर कान पकड़ते हुए बोली, सॉरी मम्मी, नील ने पहले ही कहा था कि मेरी हरकत पर मुझे खूब डांट पड़ने वाली है। सोचा था जब आप आएंगे तब तक जनवरी की कड़ाके की सर्दी निकल जाएगी। आपके आने से पहले सारी व्यवस्था पहले जैसी कर दूंगी। आप तो बिना बताए आ गई और मेरी खुराफात पकड़ी गई। यह सुनकर नलिनी गंभीरता से बोली, बताकर आती तो मूल्यांकन कैसे करती? किस बात का? स्वरा ने अचरज से पूछा। नलिनी बोली, सिक्के के दूसरे पहलू का मूल्यांकन। सिक्के का मूल्यांकन करना था। सिक्के का एक पहलू सही तस्वीर नहीं दिखाता, ये आज जान लिया। अपने जीवन में मैंने कई बुजुर्गों को उपेक्षित जीवन जीते देखा है। जब घर बनवाया तभी सोच लिया कि पापा जी का सबसे बड़ा सुंदर और आरामदायक कमरा देंगे, पर इस चक्कर में हमने पापा जी को कमरे में बांध दिया। साथ ही अकेलेपन से भी इसका तोड़ निकालना पड़ेगा। सर्दी तो यहाँ ठीक है, पर गर्मियों में पुराने कमरे में रहेंगे पापा जी। पापा जी के पुराने कमरे में लाइब्रेरी शिफ्ट करके एक छोटा सा सोफ़ा और क्वीन साइज का बेड लगा देंगे। आने जाने वाले पापा जी के कमरे में बैठेंगे ताकि वहाँ रौनक भी रहे, पर बड़ा कमरा छोटा भी लगे और पापा जी का दिल भी लगा रहे। अरे वाह मम्मी जी, ये तो और बढ़िया आइडिया है। वैसे दादाजी दिन में यहाँ और रात को वहाँ सो सकते हैं। ये लो जी, एक और आइडिया, उपेंद्र हंस के बोले। तो पापा जी बनावटी दुख के साथ कहने लगे, इसका मतलब है कि तुम दोनों कि मुझे दोनों कमरे की देखभाल करनी होगी। स्वरा हंसकर बोली, और नहीं तो क्या, इसी बहाने आपका एक कमरे से दूसरे कमरे तक चलना फिरना हो जाएगा। कम से कम ये तो नहीं कहेंगे, हाय मेरा घुटना जाम हो गया।
अपनी नकल करती स्वरा को देख पापा जी मुस्कुराकर बोले, नलनी तेरी बहू बहुत शरारती है। यह सुनकर नलनी तपाक से बोले, मेरी बहू नहीं पापा जी, आपकी माँ। सब हंसने लगे। इस बीच किराएदार के बच्चों को गेंद बरामदे में आ गई। जो पापा जी 2 कदम चलने से कतराते थे, वह बच्चों की गेंद उठाने के लिए लॉन की ओर बढ़ रहे थे। नलनी उपेंद्र के लिए यह दृश्य सुखद था। आंटी जी आप चाय पियेंगी? स्वरा ने पड़ोसन से पूछा। तो वह घर में काम बहुत है कहते हुए उठकर चली गई। शायद उन्हें भी सिक्के के दूसरे पहलू का भान हो गया था। जाती हुई पड़ोसन को नलनी ने नहीं रोका। उसका ध्यान तो पापा जी की ओर था, जो खिलखिलाते चेहरे के साथ गेंद बच्चों की ओर उछाल रहे थे। दोस्तों, आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी? प्लीज़ इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि आप लोगों के सुझाव मेरे तक आएँ। आप लोग मुझे सुझाव दीजिए कि कहानी कैसी है। इस आशा के साथ धन्यवाद।